Hey guys, what's up? So today we are going to start the topic Bohr's atomic model. We better know this topic entirely includes about the structure of atom. So बोर ने जो बताया है इस टॉपिक के अंदर वो क्या बताया है यहाँ पे उसने बताया है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में. सो लेट अस स्टार्ट फॉर द सेम. वी बेटर नो कि अगर हम एटम के स्ट्रक्चर की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू वेरी मच प्रिसाइज अबाउट द टॉपिक दैट इज अबाउट द न्यूक्लियस, राइट. So we know that किसी भी एटम के अंदर उसका न्यूक्लियस पार्ट विल बी इंटैक्ट एंड दैट न्यूक्लियस पार्ट विल बी हैविंग two fundamental particles, that is proton as well as neutron. Apart from proton and neutron, of course, the other fundamental particle which we are able to figure out here, that is the electron. और ये electron यहाँ पे present रहेगा, ये completely revolve off कर रहा होता है around this nucleus. अगर आप इसे देखोगे तो आपको एक प्रेजेंटेशन इसका ऐसा लगेगा जैसे सोलर सिस्टम का प्रेजेंटेशन हम देख रहे हो. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस. सो यहां अगर हम देखें तो दिस इज योर न्यूक्लियस पार्ट एंड दिस इज द पाथ जहां पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है. अब इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे ऑर्बिट. सो ऑर्बिट इज नथिंग बट पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन और इसके अंदर ही इलेक्ट्रॉन्स का मोशन आपको दिखेगा. That path is circular, or you can say elliptical actually, very much precisely we say elliptical path. Fine. So we are going to understand from Bohr's atomic model point of view that how can we further on study about the structure of an atom. So basically what he told, इनका कहना था यहाँ पे बेटा कि जो न्यूक्लियस होता है किसी भी एटम का उस न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन. Or neutron and proton is present or occupies the nucleus of an atom and around which electron moves. अब जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो यहाँ पे अगर हम बात करें बेटा तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं they will move in that elliptical path, right? अब elliptical path में अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो ये सिंक क्यों नहीं कर जाता है? ये सिंक क्यों नहीं कर जाता है? Either on this side or on that side, right? In either of the side ये क्यों नहीं सिंक कर जाता है? Guys, so we are going to study कि ये बात को जानने के लिए हमें एंटर करना होगा into a circular motion का कॉन्सेप्ट. और सर्कुलर पाथ पे जब भी कोई मोशन होता था तो हमने पढ़ रखा हुआ बेटा अबाउट द बैलेंसिंग पार्ट, बैलेंस, फोर्स बैलेंसिंग एंड ऑल. सो लेट अस स्टार्ट फॉर द सेम. बेटा वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ सिंगल वन. हम यहाँ पे एक पाथ को लेंगे, एक ऑर्बिट को लेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ विच वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई अबाउट द डिफरेंट फोर्सेस which will be acting on the same. Actually, नील बोर्स ने क्या बता रखा है यहाँ पे? नील्स बोर का कहना है कि it is all about इलेक्ट्रॉन्स ने अंदर की तरफ यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होता है that is electrostatic force of attraction. Electrostatic force of attraction will operate between electron as well as proton. See, we all know that electrostatic force of attraction is all about the force that is inversely proportional to the distance between the two charged particle, and yes, it is directly proportional to the two charged particles. Herein we will be taking about the two charged particle will be your proton as well as इलेक्ट्रॉन. क्योंकि आप यहाँ पे न्यूट्रॉन के बारे में बोल ही नहीं सकते, न्यूट्रॉन पे तो चार्ज क्या होता है? जीरो होता है. तो अब हम अगर यहाँ से निकालना चाहें, मैंने इसे पहले इसलिए लिखा है क्योंकि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ आपने जरा सा अगर आपको ध्यान हो तो हमने पढ़ा हुआ है क्लास 9 में ग्रेविटेशन चैप्टर में. दिस टाइम ग्रेविटेशन चैप्टर में जो हमने इनवर्स स्क्वायर लॉ पढ़ा था उसे हम यहाँ पे रिप्लेस करने जा रहे हैं विद दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. टिल क्लास 11th आप लोगों ने अभी नहीं पढ़ा होगा अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन इट हियर बाय कि यहाँ पे पहले आपको याद आ जाए कि अबाउट दिस वन दैट इज force is inversely proportional to this distance and yes we are having the product of charge. तो यहाँ दो चार्ज आपको पता चल चुका है. So what we can do now, we can summarize it hereby and we can write down now in a more formal way you can say, and that is all about the two charged particle. So electron की बात कर रहे हैं and proton की बात कर रहे हैं. So that's why we will be placing hereby ZE. Why this Z? Because we know that नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर और एटॉमिक नंबर को हम यहाँ से E से मल्टीप्लाई करेंगे. सो दैट विल बी द चार्ज व्हिच विल बी ऑक्यूपाइड एट द न्यूक्लियस. इस न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज आपको दिखेगा दैट विल बी दिस वन ओनली, राइट. सो नाउ अकॉर्डिंग टू अस, अब हमारे कॉन्सेप्ट से जो हमारा फॉर्मल तरीका है
उस अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें, सो वी आर हैविंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस and this force is inversely proportional to square of distance between them. How so? What about this distance? How can you find out the distance? See what happens कि यहाँ पे different orbits are there, different orbits will be there. अब आपको पता है कि इन ऑर्बिट में किसी भी पॉइंट का न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस होगा उसे हम क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे, और दैट इज द पॉइंट जो आप दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच के डिस्टेंस को बताना चाहोगे. देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इन दिस पार्ट, फर्स्ट पाथ, बेसिकली अभी हम आगे समझेंगे कि ऑर्बिट के अंदर शेल एंड ऑल का कॉन्सेप्ट. अभी तो देखिए इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो आप इलेक्ट्रॉन का इस न्यूक्लियस से डिस्टेंस निकालो, दैट इज द रेडियस 1. अगर मैं दूसरे पार्ट में जाऊं, दूसरे ऑर्बिट में, तो मैं वहां से निकाल सकती हूं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एज वेल एज न्यूक्लियस में प्रोटॉन जो प्रेजेंट है, क्योंकि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में ही तो डिस्टेंस निकालना है हमें. सो दैट विल बी अगेन ऑन, वहां पे हम डिस्टेंस को भी फिर रेडियस बोलेंगे, एंड दैट रेडियस विल पर्टिकुलरली चेंज. यू कैन सी बेटा, यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे यू कैन सी दिस टाइम रेडियस विल बी समथिंग डिफरेंट, दिस टाइम रेडियस विल बी समथिंग डिफरेंट. तो ये आपको एक डिफरेंस वहां पे मिल रहा होगा, राइट. So now we can say, we can finalize and we can finally say यहाँ पे कि force is directly proportional to product of charges, right? और यहाँ से हमने proportionality sign अगर हटाया तो हमें क्या मिलेगा बेटा, हम यहाँ पे एक constant introduce करते हैं, and so we are going to introduce out the constant now, and that constant is your K. Better you know that this constant will be having the value 9 into 10 raised to the power 9 Newton meter square per coulomb square. You got my point? Newton meter square per coulomb square. So it is all about the force of attraction which has held up. ये जो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन को जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अंदर की तरफ होल्ड करके रखा हुआ है, इनवर्ड फोर्स आप कह सकते हो. तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वन, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. So first and foremost thing, try to keep it in mind कि जो बोर्ड ने यहाँ पे बताया है एटॉमिक मॉडल, उसने क्या बताया, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आपको दो चार्ज पार्टिकल मिलेंगे, एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है. दैट इज अनदर पार्ट कि न्यूट्रॉन के ऊपर जीरो चार्ज है, मतलब चार्ज नहीं है, राइट. सो यहाँ पे आपको दो पार्टिकल्स मिलेंगे, यू कैन लाइक प्रिसाइजली से यहाँ पे दो पार्टिकल्स मिलेंगे, एंड देन ऑन कम्स अबाउट द इलेक्ट्रॉन. जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है यहाँ पे वो एक एलिप्टिकल पाथ, एक सर्कुलर पाथ है, स्फेरिकल पाथ है, और जिसके अंदर अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रॉन के मोशन को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा कि यहाँ पे कोई फोर्स तो होना चाहिए जो इनवर्ड एंड आउटवर्ड पार्ट में इसको बैलेंस ऑफ करे. वी बेटर नो, राइट. सो अगर मान लो कोई फोर्स यहाँ पे प्रेजेंट है तो उस फोर्स को हम कैसे प्रेजेंट करेंगे. सो दिस इज द पार्ट. अगर हम इनवर्ड पार्ट में बात करेंगे तो यहाँ जो फोर्स होगा, दैट फोर्स इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सो यू गॉट इट हियर बाय, दिस वाज जस्ट अ रिमाइंडर कॉल फॉर यू, ताकि आपको याद आ जाए. एंड एक्चुअली दिस इज द फॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू जिससे हम बात कर रहे हैं. सो वी आर हैविंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच विल बी एक्टिंग टुवर्ड्स द इनर साइड, एंड दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज गिवन बाय, finally we are having F is equal to KZE square upon R square. So I am going to write down the final formula for the same, and that is F is equal to KZE square upon R square. This you can see यहाँ पे electrostatic force of attraction. Electrostatic force of attraction. Basically, this is the force towards the inner side, so we need to mention it off. Force towards nucleus, right? So this is something we have done. Now, अगर मैं बोलूं यहाँ पे तो ठीक है, अंदर की तरफ फोर्स जो इनसाइड पार्ट में, जो इनर पार्ट में न्यूक्लियस की तरफ जो फोर्स लग रहा है उसको तो मैंने यहाँ पे बता दिया, एंड दैट इज समथिंग यू गाइस आर कंप्लीटली कन्विंस्ड, ठीक है. लेकिन व्हाट अबाउट द आउटर पार्ट, क्योंकि अब मैंने क्या बताया, अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है अपने ऑर्बिट पे, वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड जो पाथ जिस पे इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसे हम ऑर्बिट बोलते हैं, एंड ऑर्बिट इज ऑल्सो नोन एज शेल, एंड दिस शेल इज ऑल्सो नोन एज energy level, right? So we can introduce out this term also. Electron moves in
path called orbit or shell or energy level. Right? This is something we have done. तो ये आपके पास एक नोट पॉइंटर है जो आप बिल्कुल अच्छे से याद रखें ताकि आपको ये ना प्रॉब्लम हो जाए कि नेक्स्ट ऑन व्हेन वी विल बी एंटरिंग इनटू एनर्जी लेवल का कॉन्सेप्ट, तो व्हाट इज नाउ एनर्जी लेवल, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेल एंड ऑर्बिट, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू. सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू इसको थोड़ा सा आप अपने माइंड में रखें. ओके, सो कम टू द पॉइंट. जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहा है तो अभी ये इलेक्ट्रॉन अब अंदर की तरफ तो फोर्स लग रहा है, वो हमें पता चल गया. इट इज ऑल अबाउट द टू चार्ज पार्टिकल. तो दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी देयर. अब आपने याद करो, आपने पढ़ा हुआ है जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा, pseudo force, normally we did pseudo force will be there and that is your centrifugal force. बिकॉज वी नो कि जब तक ये बैलेंस ऑफ नहीं होंगे दोनों फोर्स तो तब तक आप बोल ही नहीं सकते हो कि दिस इलेक्ट्रॉन विल बी मूविंग इन द सेम पाथ और सेम ऑर्बिट. अगर मान लो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हाट वी से, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है यहां से इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से इनसाइड की तरफ सिंक कर जाएगा. Are you getting my point? So that's why this is very much important for us to we need to like completely talk about यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इन दोनों को बैलेंस ऑफ करने की बात करनी ही होगी. So let us talk about the force acting towards or outside, right? Force acting away from the nucleus. What about force acting away from the nucleus? That force is your centrifugal force. That force is your centrifugal force. What about centrifugal force then? तो centrifugal force को हम कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि ये मूव कर रहा है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी देयर. ऑफ कोर्स यहाँ अगर आप बात करें एक वेलोसिटी इसके पास होगी जिसके साथ ये मूव कर रहा है यहाँ पे. सो नाउ वी कैन से mv स्क्वायर अपॉन r. वी बेटर नो हाउ टू डिराइव इट एंड ऑल. सो यहाँ से हम बोल सकते हैं बेटा कि वी आर हैविंग दिस वैल्यू नाउ with us and that is your Fc is equal to mv square upon r. This is your equation number 2. This is your equation number 1. तो ये दोनों चीजें आपके सामने क्लियर कट हो जानी चाहिए एंड दिस इज ऑल अबाउट कि बोर्ड ने क्या बताया था. उसका यही कहना है यहाँ पे कि द entire force which we can see over here, this is very much balanced. और ये बैलेंस फोर्स जो आप देख रहे हो that can be further on illustrated with the help of this electrostatic force of attraction which will be acting towards the inside part. जो अंदर की तरफ लग रहा होता है, न्यूक्लियस की तरफ लग रहा होगा, और जो न्यूक्लियस से अवे मतलब which is acting away from the nucleus, that is your centrifugal force and we can see the value here. Got my point? So now finally what we can say, यहाँ से अगर हम बताएं तो we can say now what Bohr actually told. वो अगर हम देखना चाहें तो हमारे पास आ जाता है यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू centrifugal force. So finally we got this kZe square upon r square is equal to mv square upon r. This is all about you the force which we are talking, and just because of it electron will be moving in its elliptical path or circular path or spherical path, whatever we say accordingly. अगर precisely बोलें तो that is your elliptical path, but we consider it like this, right? So this is all about the next one जो हमने देखा. बेटा अगर force है तो we need to also understand about one more vector quantity and that is your momentum, right? This time as the path is circular or you can say elliptical or spherical, so that's why this time the momentum will not be completely linear momentum, but we will be introducing one important term that is your angular momentum. तो हम angular momentum को यहाँ पे introduce करने जा रहे हैं. So आप देखें यहाँ पे बेटा, this is again very important concept. आप पहले इसको नोट डाउन भी कर सकते हो अगर चाहो तो, राइट? या सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड ऑफ माय स्टूडेंट्स कि आप साथ साथ में कोशिश करें कि एक बात समझें बिकॉज आई विल बी गिविंग अप द टाइम. सो इफ यू गाइज आर लेफ्ट विद समथिंग यू कैन जस्ट नोट इट डाउन. या ओके, ग्रेट. सो दैट इज ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सो लेट अस एंटर इनटू एंगुलर मोमेंटम. चलिए हम एंगुलर मोमेंटम की तरफ बढ़ते हैं. अब अगर हम बात करें यहाँ पे लास्ट पार्ट आपके बोहर एटॉमिक मॉडल का, तो वो है एंगुलर मोमेंटम. अब एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या हुआ? जो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं
ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं इन देयर ऑर्बिट, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे इन देयर ऑर्बिट एंड दैट ऑर्बिट, उस ऑर्बिट के अंदर इनकी एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू जो होगी इट विल बी समवेयर इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 ये वैल्यू के साथ हम यहां पे इसको चेकआउट करेंगे. सो आइए, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन द ऑर्बिट एंड दैट ऑर्बिट, उस ऑर्बिट के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ऑफ कर रहा है तो हम कैसे उसको यहां पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वर्ड बेटा. सो हम यहां पे बोल रहे हैं एंगुलर मोमेंटम दैट इज nh upon 2 Got my point? So electron will be revolving and electron जब revolve कर रहा है अपने orbit में तो उसके angular momentum की value, momentum, right? So angular momentum की value क्या आ जाएगी? nh upon 2 So we are going to introduce it further on. तो हम यहाँ से बोल सकते हैं अब, क्योंकि हमें पता है angular momentum that is L vector. So angular momentum को अगर हम इंट्रोड्यूस करना चाहें तो हम कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? This angular momentum can be written as P cross R. You must have studied about this cross product in physics, right? So वहां पे हमें पता है कि ये L vector that is angular momentum can be expressed as P cross R. So P is your linear momentum. तो अब हम बोल सकते हैं यहां से mvr. अगर हम L की वैल्यू mvr बोल सकते हैं, L is angular momentum here, right? So now what we can say, यहाँ क्या बता रहे हैं, बोर्स एटॉमिक मॉडल क्या बता रहा है, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं अपने ऑर्बिट में तो उसकी एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू, इसका मतलब है आपने यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या बताया है, nh upon 2 Let's suppose this is to be equation number 1 and let us suppose what we all know. So this is your equation number 2. Equating it off, अगर आप इसको इक्वेट करने जाओगे तो आपको क्या मिल रहा है, mvr is equal to nh upon 2 जहां पे मैंने पहले ही बताया इंटीग्रल मल्टीपल्स, इसका मतलब n is equal to 1 2 3 4 and so on. Now question is what about this n? n को 1 2 3 4 जो हम लिख रहे हैं, ये n की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे हम क्यों मेंशन ऑफ कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है. Let us see now. See, already I have told you कि of course ये न्यूक्लियस पार्ट है और ये आपके पास ऑर्बिट है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं. अब इलेक्ट्रॉन मूव अगर कर रहे हैं यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन डिफरेंट रास्ते में होता है ना, जैसे नॉर्मली आप बोलो कि डिफरेंट रास्ते में मूव कर रहे हैं. दैट इज ऑल अबाउट शेल और यू कैन से ऑर्बिट और यू कैन से यहाँ पे एनर्जी लेवल. तो आ जाइए यहाँ पे देखते हैं बेटा, जो सबसे पहला वाला शेल है जिसमें आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास 9th में, दैट शेल इज के. हम उसको डिनोट करते हैं के शेल से, देन एल शेल बोलते हैं, देन सेम वे में हम एम शेल बोलेंगे, देन हमारे पास एन शेल आ जाएगा एंड सो ऑन. वी नो दैट दीज और शेल्स आर देयर और इन शेल के अंदर अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी रिसाइडिंग, पर्टिकुलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी रिसाइडिंग और उसको भी बोर ने क्या दिया बेटा, दैट नंबर विल बी समवेयर अराउंड 2n स्क्वायर. मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन अ पर्टिकुलर शेल इज गिवन बाय 2n स्क्वायर. हम 2n स्क्वायर से उसे दे रहे हैं. देखो यहाँ जो पहला शेल है इसमें हम बोलते हैं n इज इक्वल टू 1, दूसरा शेल है मतलब n इज इक्वल टू 2. लेटर ऑन वी विल स्टडी अबाउट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड ऑल. फिलहाल तो हमारा यहाँ पे ही आप नोटिस करें n इज इक्वल टू 1 दैट इज योर के शेल. l इज इक्वल, l की जगह पे आप क्या बोलोगे, n इज इक्वल टू 2. अगर हम n इज इक्वल टू 3 बोलेंगे तो m शेल हो जाएगा. अगर हम n इज इक्वल टू 4 बोलेंगे तो ये n शेल एंड सो ऑन. अब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें अकोमोडेट होंगे, अगर वो शेल नंबर 1 है तो आप n की वैल्यू क्या करोगे, 1 पुट कर देना. 1 पुट करोगे इस फॉर्मूले के साथ तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन 4 शेल. पहले शेल में आपको कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिले, 2 इलेक्ट्रॉन मिले. देन ऑन कम दूसरे शेल की बात करते हैं और तीसरे शेल की बात करें तो उसके अंदर क्या होगा. सो यू कैन सी हियर बाय सेकंड शेल में आ जाइए, वहां पे 2 into 2 का स्क्वायर, तो आप बोल सकते हो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन.
सो 2, 8, 18, 32 इस तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने अकोमोडेट हो सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर शेल में, उसको हम यहाँ पे वैल्यू बता रहे हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट, ये पूरी आपको स्टोरी जो बताई गई है दैट इज ऑल अबाउट बोर्स एटॉमिक मॉडल। अभी हमने एप्लीकेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल नहीं किया है, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। सो अभी हमने जो सीखा वो क्या टर्म्स हैं, मैंने बताया बोर्स एटॉमिक मॉडल इज एंटायरली, इट इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। इट इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम क्या बोलेंगे, एटम के स्ट्रक्चर में सबसे पहले याद रखना है कि एटम का जो न्यूक्लियस पार्ट है वहां पे प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एंड अराउंड दिस न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिवॉल्विंग। इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे इन अ डेफिनेट पाथ, एंड दैट पाथ इज नोन एज ऑर्बिट। ऑर्बिट को ही आप बोल सकते हो शेल बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो उसे एनर्जी लेवल बोल सकते हो, राइट। और ये डिफर कर रहा होगा, यहाँ पे हमने ये चीज वहां पे पढ़ा है। अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इन अ सर्कुलर पाथ और एलिप्टिकल, नॉर्मली प्रिसाइजली तो हम इसको एलिप्टिकल ही बोलते हैं, लेकिन यहां हमने बोला सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट अगर इस पाथ पे मूव करेगा इसका मतलब इनवर्ड फोर्स लगेगा, वहां तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता था, यहाँ पे आप देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। क्यों लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? बिकॉज वी आर हैविंग टू चार्ज पार्टिकल है बाय इलेक्ट्रॉन एंड हेयर इन प्रोटॉन, दोनों ही ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल हैं, तो यहाँ पे क्या लग रहा है इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ कोर्स यहाँ अगर देखें सेम लॉ को फॉलो करेगा जो हम लोगों ने ग्रेविटेशनल लॉ क्लास 9 में पढ़ा है। क्योंकि अभी आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं पढ़ा है, तो थोड़ा सा हमें रेफरेंस वहां से लेना होगा, वही इनवर्स स्क्वायर रिलेशन वाला, जहां पे आपने डिस्टेंस को इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, कुछ ऐसे करके पढ़ा था। तो देयर द वर्ड वाज देयर द डेफिनेट क्वांटिटी दोज वेयर योर मासेस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्जेस के बीच में यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेट कर रहा है, तो हम लोगों ने सीखा यहाँ पे कि फाइनली वी कैन गिव अप सेकंड फॉर्मूले फॉर द सेम, एंड दैट इज योर F इज इक्वल टू KZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। अब वहां पे K हमने कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया है, एंड वी आर हैविंग ZE हम यहाँ पे बोल रहे हैं बिकॉज इट इज ऑल अबाउट द चार्ज इनसाइड दिस न्यूक्लियस। देखो न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज ही नहीं था, तो हमने प्रोटॉन के चार्ज को ZE लिया है, और दूसरा आपके पास चार्ज पार्टिकल ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो आपने बोला यहाँ पे पहला पॉइंट कि किस फोर्स की वजह से रहेगा, तो देखो बेटा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द फोर्स विच इज एक्टिंग टूवर्ड्स द न्यूक्लियस, एंड दैट इज योर electrostatic force of attraction. Just to balance the same, यहाँ आप देखें just away from the nucleus one more force will be acting, and that is your centrifugal force. So we have already completed this, और ये हम लोगों ने यहाँ पे cover कर लिया था। That is all about, ये तो बोर ने बताया तो हमने वो फोर्स किया। देख बेटा फोर्स अगर होगा तो मोमेंटम भी होगा, राइट, जाहिर सी बात है। तो हमने यहाँ बताया जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है, राइट, सो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है अपनी ऑर्बिट में, तो उसके एंगुलर मोमेंटम को आप कैसे क्या किस वैल्यू में दोगे, सो दैट वैल्यू विल बी इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। h/2π के साथ हम उसके इंटीग्रल मल्टीपल में देंगे। अब इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या हुआ, इट इज ऑल अबाउट शेल। अगर मान लो से फॉर एग्जाम्पल अगर फर्स्ट शेल में कोई इलेक्ट्रॉन है और आपसे पूछा जाए कि वहां उसकी एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी, n की जगह पे 1 डाल दो, तो आप कह सकते हो h/2π विल बी द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम इनसाइड फर्स्ट शेल। अगर मैं सेकेंड शेल की बात करूं तो आप बोल सकते हो वहां पे h/π। क्यों, n की जगह पे 2 डाल दो, सो 2 कैंसिल हो गया, h/π आ गया। सेम वे अगर हम आ जाते हैं थर्ड शेल के अंदर, तो वहां पे एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कोई हमसे पूछता है तो हम आराम से बता सकते हैं दैट इज योर 3h/2π। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट, और इतनी बातें हम लोगों ने बोर्स एटॉमिक मॉडल में सीखा। सो नेक्स्ट ऑन बी रेडी टू वॉच द सेकेंड वीडियो दैट इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। सो चलो।